हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञान वाली ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि सीएल की क्लास आपको पढ़ाई जा रही है और हम लोग का एनटीपीसी और ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रहा है, तो सीएल की क्लास में आज तीसरा दिन है और आज हम लोग बात करेंगे सीएल के कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं जो भी कोशिकांग है उसके बारे में। तो हमारा आज जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केंद्रक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो साथियों, मैं आपको केवल उन चीज़ों को बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल शार्ट नोट है, आपको ऐसे कहीं भी फिर से कलेक्ट करके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप लोग वीडियो देखिए और इसका स्नैपशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और ये मेरी गारंटी है कि जब भी पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं केंद्रक के बारे में। तो कोई भी कोशिकांग हो उसकी खोज किसने किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। और कोशिका में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो केंद्रक होता है, क्योंकि यही सारी चीजों का संचालन करता है। तो केंद्रक में और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि एक धागेनुमा संरचना होती है, बिल्कुल कुंडलित होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये एक धागेनुमा जाल होता है और आगे चल के इसका निर्माण क्रोमोसोम के रूप में होता है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। और कोशिका विभाजन के समय जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो सिकुड़कर छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। देखिए साथियों, जो हमारा केंद्रक होता है वो हमारी जैसे ये कोशिका हो गई और इसमें हमारा केंद्रक हुआ, तो इसमें ऐसे ही कुंडलित होकर क्रोमोसोम हमारा होता है। शुरू में इसको हमको क्रोमेटिन बोलते हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है हमारा इस तरीके से तो ये संगठित हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है और कुंडलित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है यही वंशागति का वाहक होता है। मतलब अगर एक पीढ़ी में जो लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए हमारा क्रोमोसोम भी बहुत आवश्यक होता है, या यही हमारा उस गुण को लेके जाता है जो क्वालिटी होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोमोसोम हर एक प्रत्येक जीवधारी में जो है निश्चित संख्या में होता है और ये हमेशा जोड़े में होता है। जैसे कि मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। और चिंपैंजी में 24 जोड़ा मतलब 48 गुणसूत्र होते हैं। और बंदर में 21 जोड़ा मतलब 42 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों बिल्कुल एक बार मैं बता दूं कि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ कि गुणसूत्र पे कई जीन होते हैं जो लक्षणों को वंशानुगत करते हैं। जैसे ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, तो इसके ऊपर जीन होते हैं और जीन ही एक जो प्रॉपर क्वालिटी होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है, तो उसके लिए हमारा जो उत्तरदायी होता है वो क्रोमोसोम पे उपस्थित जीन ही होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशागति का वाहक किसे कहते हैं, तो वंशागति का जो वाहक होता है वो गुणसूत्र होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको लगता होगा कि केंद्रक सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो एक चीज मैं बता दूं, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे चाहे वो त्वचा हो गया या आँख का लेंस हो गया, ये त्वचा की बाहरी परत और आँख के लेंस में केंद्रक का अभाव होता है, मतलब उस जगह केंद्रक नहीं पाया जाता है। और मैं बता दूं, जैसे ये केंद्रक हो गया तो इसके अंदर एक केंद्रिका होती है और इसी केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। जो हमारा प्रोटीन से संश्लेषण होता है, सॉरी आरएनए का संश्लेषण होता है, वो हमारे केंद्रिका में ही होता है और वो राइबोसोम के लिए होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर जी ने किया था। तो केंद्रक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है कि हमारा वाटसन एंड क्रिक का जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का द्विकुंडलित सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो हमारे
डीजेडी वाटसन एंड HFC क्रिक, जिनको हम लोग शॉर्टकट में वाटसन एंड क्रिक करते हैं, तो इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, इस तरीके से हमारा डीएनए होता है और यहाँ पे आबंध लगे हुए होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन आबंध होते हैं। तो ये मॉडल हमारे वाटसन एंड क्रिक साहब ने दिया था, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस मॉडल के लिए इन्हें जो है कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और डीएनए हमारा जो होता है वो लक्षण वंश, जो वंश में जो क्वालिटियां होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए भी उत्तरदायी होता है, या लक्षणों को हमारे अगले पीढ़ी में लेके जाता है। अगला क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि डीएनए की मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए जो है वो मेनली केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन साथ साथ उसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारा हरित लवक उसमें भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अगर ये पूछेगा कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है, तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए करता है, लेकिन वंशागति का जो वाहक होता है वो क्या होता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वंशागति का वाहक बोलेगा तो क्रोमोसोम हो जाएगा, और वंशागत लक्षणों का जो संचालन होता है, क्रियाओं का संचालन, वो डीएनए करता है। और इसकी भी इकाई जीन होती है। जीन जो सबसे छोटी इकाई होती है जो लक्षणों को ले जाता है। और ये जो हमारा डीएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए सहायक होता है, उसमें कई ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा है। तो डीएनए भी हमारा प्रोटीन संश्लेषण करता है। और जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसमें ये पूछता है कि ये जो आबंध किससे बने होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आबंध होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा ये जो है कि वो जुड़ा होता है। और इसमें क्वेश्चन एक आता है कि इसमें जो बेस होते हैं, मतलब क्षार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं डीएनए में। तो डीएनए में हमारा एडेनिन होता है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइन होता है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन होता है जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइटोसिन होता है जो हम टी इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे क्वालिटी होते हैं, जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, इन्हीं जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, इन्हीं का जो क्रम होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसके लक्षण बदल जाते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं, जो एडेनिन और थाइनिन होता है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है एडेनिन और थाइमिन में। और जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन होता है इसमें हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का तीन आबंध होता है ग्वानिन और साइटोसिन में, और एडेनिन थाइमिन में कितना होता है, 2 आबंध होता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड की खोज के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। तो इसमें यह पूछ सकता है कि आनुवंशिक कोड की खोज के लिए किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसका उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों ये टॉपिक थे, अभी आरण्य बचा है, इसके बाद में आपको आरण्य के बारे में बताता हूँ। आप चाहे तो इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए और आप उसको याद करेंगे तो आपको जल्दी से आपका जीएस जो है वो तैयार हो जाएगा और ज्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ कुछ हमारा और कोशिकांग है ऑर्गेनेल, जैसे कि आरएनए का है। तो आरएनए क्या होता है कि ये बिल्कुल डीएनए की तरह होता है, लेकिन डीएनए हमारा डबल हेलिक्स मॉडल होता है और आरएनए हमारा सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें ये डीएनए की तरह वर्क करता है, रहता है डबल हेलिक्स हो जाता है और डीएनए की तरह काम करता है। वरना इसका जो मेन काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। इसका जो मेन काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का वर्क होता है। तो ये पूछ लेता है कि आरएनए का मुख्य वर्क क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। और कहाँ पाया जाता है हमारा आरएनए, तो कोशिका के केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आरएनए। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह डीएनए की तरह होता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है।
तो आरएनए और डीएनए में अंतर यह है कि जो हमारा डीएनए में जो थाइमिन होता है जो हमारा बेस, लेकिन आरएनए में हमारा यूरासिल हो जाता है। तो जैसे अगर हमारा डीएनए में यहाँ पे थाइमिन होता है तो यहाँ पे आरएनए में हमारा एडेनिन के साथ जो है हमारा यूरासिल जुड़ जाता है। यही अंतर हमारा हो जाता है आरएनए और डीएनए में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्यतः यह सिंगल हेलिक्स होता है, लेकिन कुछ वायरस में ये डबल हेलिक्स हो जाता है और डीएनए की तरह वर्क करता है। और यह 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए क्या होता है, ये राइबोसोमल आरएनए होता है, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या करता है कि राइबोसोम पे प्रोटीन संश्लेषण का वर्क करता है। और दूसरा हमारा जो आरएनए है वो हमारा टीआरएनए है, यह मतलब ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह क्या कार्य करता है कि जो अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उसका जो ये ट्रांसफर करता है, मतलब सब जगह से ले आके आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग करता है। और हमारा तीसरा है एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या करता है, जो हमारा इम्यूनो एसिड होता है उसको चूज करने में मदद करता है। मेनली जो हमारा आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसको जो तीनों भाग है ये अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई राइबोसोम पे प्रोटीन संश्लेषण करता है, कोई अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है और कोई अमीनो एसिड को चूज करता है। तो ये हमारा आरएनए हो गया। और एक टॉपिक हमारा और छूटा था, हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होता है, लवक होता है और ये सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में जो प्लास्टिड है वो नहीं पाया जाता है। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु, कवक तथा ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारा होता है, नीले हरे शैवाल, इनको छोड़ के सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो हरा रंग होता है पत्तियों का वो क्यों होता है। तो क्लोरोफिल के कारण हमारा हरा रंग होता है पत्तियों का, और ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस लवक के कारण होता है। तो ये हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हरित लवक है, इसकी वजह से हमारा प्रकाश संश्लेषण का वर्क होता है। इसीलिए इसको हम लोग पादप की रसोई कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है। तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है इसी को पादप की कोशिका का रसोई किचन कहा जाता है। आगे हमारा है अवर्डी लवक, मतलब ल्यूकोप्लास्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अवर्डी है, मतलब ये रंगहीन लवक होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे कि जड़ में और निचले तनों में हमारा क्या पाया जाता है, अवर्डी लवक, मतलब ल्यूकोप्लास्ट। और अगला हमारा है वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हमारा कहाँ पाया जाता है, ये रंगीन लवक होता है। जैसा कि हम फूल देखते हैं तो अलग अलग रंग के होते हैं, फल अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा वर्डी लवक या क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्पों का रंग अलग अलग क्यों होता है या फलों का रंग अलग अलग क्यों होता है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे टमाटर में लाइकोपेन हमारा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, इसकी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। और जो कैरोटीन होता है वो गाजर में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, इसकी वजह से गाजर का रंग ऐसा होता है। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे। और आपको मैं बता दूं, अगर आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तब हमारी तैयारी और अच्छे से होगी। और मैं जानता हूँ कि सभी के पास इतने कैपेबल सब नहीं है कि पेड क्लास कर ले, इसलिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपकी टारगेट बैच स्टार्ट करी है मैंने और आपको सफलता दिला के रहूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पढ़ने का मौका मिल सके। इसको नोट्स बनाने के लिए इसको आप लोग एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए।